कोविड के बाद ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है या फोकस सबसे ज़्यादा है और जो माल सबसे ज़्यादा बिक रहा है आज की डेट में आफ्टर कोविड? TSSD के अंदर अब आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं? CSSD को ऑपरेट करने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है स्टीम स्टरलाइजर। स्टीम स्टरलाइजर अलग अलग साइजेज के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। आप कितने तरह के स्टीम स्टेरिलाइजर अभी करंटली बनाते हैं? स्टीम स्टरलाइजर दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं और एक होता है। क्या ऐसा की डिफरेंशिएटर है आपका अल्ट्रासोनिक क्लीनर पे अगर हम पूछें? देखिए, इसके अंदर जो की डिफरेंस है, मैं पहले जो बता रहा था आपको कि इसके अंदर सर आपने बात करी लोग चाइना से लेके आ रहे हैं ना, बाहर जर्मनी से इतनी इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई लक्समेड के ऊपर भरोसा कैसे करे और आप ही से क्यों बाय करें? देखिए सर, भरोसा करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि जो भी हमसे मटेरियल खरीद रहे हैं, हम उनको पूरी तरीके से पहले एजुकेट करने का ट्राई करते हैं। हेल्थ केयर में प्रिसिशन और हाइजीन सिर्फ रिक्वायरमेंट नहीं, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं लक्समेड हेल्थ केयर के फाउंडर सूरज जी के साथ, जहां हम डीप डाइव करेंगे हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के एक क्रिटिकल बैकबोन पर, CSSD, Central Sterile Supply Department. From advanced horizontal sliding doors steam sterilizer to ultrasonic cleaners, waste shredders और लॉन्ड्री सोल्यूशन के बारे में। ये सिर्फ मशीन्स नहीं बल्कि पेशेंट सेफ्टी का कोर सिस्टम है। अगर आप हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े हैं तो ये कॉन्वर्सेशन आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने वाली है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सर फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आज आप दोबारा हमसे मिले एंड मेरा बहुत ही मन था आपसे दोबारा मिलके आपके प्रोडक्ट्स के बारे में जानने का, बिकॉज जो चीज़ें जो चेंजेस आप लेके आ रहे हो विद योर प्रोडक्ट है नहीं मार्केट में, मैं तो बोलूँगा। करेक्ट सर। सो एक क्वेश्चन आई गेस मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स वुड वांट टू आल्सो नो कि कोविड के बाद ऐसे कौन से प्रोडक्ट्स हैं जिनकी मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड है या फोकस सबसे ज़्यादा है और जो माल सबसे ज़्यादा बिक रहा है आज की डेट में आफ्टर कोविड? जैसे कि हम लोग हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं और एज ए बायोमेडिकल इंजीनियर हमें इस सब्जेक्ट का काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च करते रहते हैं। जी। तो हमने कोविड के बाद जब इस इंडस्ट्री में काफ़ी एग्रेसिवली हम एंट्री किए, तो हमने काफ़ी एनालिसिस किया डेटा पे कि कोविड के बाद कौन सा ऐसा सेक्टर है, कौन सा ऐसा सेगमेंट है हेल्थ केयर के अंदर और हॉस्पिटल के अंदर जो कंपलसरी है। तो हमने गवर्नमेंट पॉलिसी और गवर्नमेंट रूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा, जाना, जानकारी लिया। उसके बाद हमने देखा कि इन्फेक्शन कंट्रोल जो पहले मैक्सिमम हॉस्पिटल्स वाले आउटसोर्स करते थे, हाँ। अब वो आउटसोर्स करना कंपलसरी नहीं है। अब उन्होंने क्या किया है कि गवर्नमेंट ने क्या बोला कि इन्फेक्शन कंट्रोल आपको इन हाउस ही इंस्टॉल करने पड़ेंगे। तो जैसे ही इन्फेक्शन कंट्रोल इन हाउस इंस्टॉल हुआ, तो एक बहुत ही स्टेब्लिश प्रोसेसेस हैं हॉस्पिटल के अंदर, जिसको बोलते हैं CSSD, सेंट्रल स्टरलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट। तो CSSD डिपार्टमेंट जो थे वो स्कोप में आता है। इससे पहले जो हॉस्पिटल थे, एक छोटे ऑटोक्लेव रख लिए 100 लीटर का, 200 लीटर का, और उसके बाद वो अपना उससे ही स्टरलाइजेशन कर रहे थे। वो क्लास N होते थे, उसमें ड्राई क्लॉथ नहीं निकलते थे, ड्राई इंस्ट्रूमेंट नहीं निकलते थे। तो उसको वहाँ एक बहुत बड़ा गैप था मार्केट में। हमने काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स में गए, रिसर्च किए, डॉक्टर से मिले, समझे कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो मुझे ये समझ में आया कि अब जो भी हॉस्पिटल 50 बेडेड एंड प्लस ओपन हो रहे हैं, उनको इन हाउस CSSD लगाना कंपलसरी है, वरना आप इसके बिना आप कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में इन पैनल नहीं हो सकते। तो अगर जो इम्पैनलमेंट नहीं होगी तो आपके कस्टमर बेस कम हो जाएंगे। करेक्ट। प्लस आप हमेशा एक रिस्क में रहेंगे कि कोई इन्फेक्शन आ गया तो सारी लाइबिलिटी हॉस्पिटल के मैनेजमेंट पे आती है। करेक्ट। तो यहाँ से सेंट्रल स्टरलाइजेशन सप्लाई डिपार्टमेंट की एक काफ़ी बड़ा स्कोप निकल के आया। तो हमने क्या किया कि इसके अगेंस्ट हमने प्रोडक्ट डेवलप करना शुरू किया। मार्केट में जो पुराने लोग बैठे थे इंडस्ट्री में कब बनाते थे, पर वो काफ़ी ट्रेडिशनल तरीके से बनाते थे। हम इसमें नई टेक्नोलॉजी लेके आए, नई टेक्नोलॉजी इंजेक्ट किए। ओके। जो भी ग्लोबली बड़ी कंपनियां थी, वो लोग धीरे धीरे कोविड के बाद इंडिया से अपने बिजनेस को कम कर रहे थे। क्यों? क्योंकि उनका प्रोडक्ट अनअफोर्डेबल था। कुछ जर्मनी की, फ्रांस की, इटली की कुछ बड़ी कंपनियां थी, हाँ। जो जिसको लोग जानते हैं।
तो हमने उनके ही फुटप्रिंट को पकड़ते हुए, उनकी टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए हमने इंडिजीनियस एफोर्डेबल एंड एसेसेबल CSHD का सॉल्यूशन डेवलप किया है। क्या बात है। सो अब इसके अंडर CSSD के अंडर अब आप कौन कौन से प्रोडक्ट्स बनाते हैं? CSHD को ऑपरेट करने के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है स्टीम स्टरलाइजर। ओके। स्टीम स्टरलाइजर अलग अलग साइजेज के होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं, लगभग वर्किंग सबकी सेम होती है लेकिन अलग अलग टाइप के होते हैं और उसका एप्लीकेशंस अलग अलग होता है। ओके। जैसे कि बड़े स्टीम स्टरलाइजर में आइएगा तो स्लाइडिंग डोर स्टीम स्टरलाइजर होते हैं, उसके अंदर आपको सिलिंड्रिकल आएंगे, रेक्टेंगुलर आएंगे। इसके अलावा जो छोटे हॉस्पिटल्स हैं उनको वर्टिकल में 100 लीटर में डबल बास्केट या ट्रिपल बास्केट के 100 लीटर के क्लास बी ऑटोक्लेव चाहिए होते हैं। तो ये तो जो क्लास बी ऑटोक्लेव्स हैं वो पूरा ड्राइड करके और पूरी वैक्यूम साइकिल के साथ स्टरलाइजेशन देते हैं, जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है किसी भी CSHD प्रोसेसेस के अंदर, जो आपको परफेक्ट स्टरलाइजेशन देगा और माइक्रोबायोलॉजिकल एक्टिविटीज में सबसे कम होते हैं। इसके अलावा जो लैब है जहाँ पे हमें सिर्फ स्क्रैप करनी है, वहाँ क्लास N के ऑटोक्लेव्स आते हैं। क्लास N के ऑटोक्लेव के अंदर ये सिंपल प्रोसेस होते हैं, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव होता है, तो लोग काफ़ी लोग लैब में या वेस्टेज के लिए यूज करते हैं, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, तो उसमें वो इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास स्टीम स्टरलाइजर भी है, हमारे पास ETO स्टरलाइजर भी है, हम आज के डेट में अल्ट्रासोनिक क्लीनर भी बना रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास टोटल CSHD के अंदर अगर जो आप देखिएगा तो ड्राइंग कैबिनेट हो गया, इसके अलावा फर्नीचर्स हो गए और हम लोग लॉन्ड्री के प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो हम 1 बाय 1 प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट आपको एक्सप्लेन करेंगे आगे। सो इसके अंदर इन सब प्रोडक्ट्स के अंदर सबसे हीरो प्रोडक्ट आपका कौन सा है? देखिए, जैसे कि टेक्नोलॉजी अपग्रेड हुआ तो ट्रेडिशनली लोग स्टीम स्टरलाइजर बनाते थे, हाँ। बट ETO स्टरलाइजर में बहुत सारी कंपनियां नहीं थी इंडिया में। ओके। तो ये क्या होता है? ETO स्टरलाइजेशन का कोल्ड स्टरलाइजेशन बोलते हैं। इसके अंदर जो भी प्लास्टिक या हीट सेंसिटिव आइटम होते हैं हाँ हाँ। उसको हम ETO से स्टरलाइज करते हैं, कोल्ड स्टरलाइजर भी बोलते हैं या उसको हम लोग ETO स्टरलाइजर भी बोलते हैं। तो आज के डेट में लक्समेड का पिछले 2 साल में से हम ये प्रोडक्ट को सक्सेसफुली बना रहे हैं और मोर देन 500 इंस्टॉलेशन आज तक हमारा हो चुका है। वाओ। और इसमें टॉप नॉच का जो जगह बताइएगा तो जैसे दिल्ली में आइए तो दिल्ली में RNR के अंदर हमारा ETO स्टरलाइजर लगा हुआ है। ओके। इसी तरीके से अगर जो आप आते हैं तो सिटी हॉस्पिटल लखनऊ में मेरा लगा हुआ है। ये तो कुछ मेजर नेम है, इसके अलावा हमारा मैक्स में भी हैं, फोर्टिज ग्रुप में भी हैं। तो ETO स्टरलाइजर हमारे चाहे छोटे डॉक्टर्स हों वो अफोर्ड करते हों या बड़े हों, हर बंदे के पास, हर लोगों के पास हमारी प्रोडक्ट है। रीज़न ये है कि ETO स्टरलाइजर हम काफ़ी एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल बना रहे हैं, चाहे टेंडर निकले तो हम L1 होंगे, वाओ। या अगर जो कोई भी डॉक्टर हैं अगर जो प्रोडक्ट देखते हैं, समझते हैं और टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं तो अदर कंपटीटर के रिस्पेक्ट में अगर जो हमारा प्रोडक्ट का फ़ोटो देखें, वीडियो देखें या ऑनलाइन इंस्पेक्शन करें तो भी हमें सक्सेस मिलता है डील को क्लोज करने में। इसमें आपका USP क्या होगा इस प्रोडक्ट को लेके? इसमें जो सबसे बड़ी USP हमारा है कि ETO के अंदर 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है ETO गैस का मैनेजमेंट, आप किस तरीके से वैक्यूम करते हैं, प्री वैक्यूम करते हैं और पोस्ट वैक्यूम करते हैं। दूसरा होता है इसके अंदर ह्यूमिडिटी कंट्रोल का सिस्टम, जो हम लोग काफ़ी एडवांस ह्यूमिडिटी कंट्रोल सिस्टम बनाए हैं जो बिल्ट इन है चैम्बर के अंदर। और तीसरा क्या है, हीटिंग सिस्टम। लोग नॉर्मली वाटर वेस्ट करते हैं, उसके अंदर वाटर की लाइनें चलती है और उससे हीटिंग होता है ETO के अंदर। हमने ETO जो भी 250 लीटर तक की ETO हम बना रहे हैं, बड़े ETO में तो हमारे भी वाटर हीटिंग सिस्टम ही है, लेकिन जो छोटे साइजेज का ETO हमारा है जिसके अंदर 250 लीटर तक के बनाते हैं उसके अंदर हमारा PPTC हीटर्स लगे हुए हैं। PPTC हीटर एक नई टेक्नोलॉजी आया है जो कि आप कॉमनली किसी भी घर में देखिएगा, जो ऑयल हीटर बनते हैं विंटर में, करेक्ट। वो ऑयल हीटर जो होते हैं वो PPTC हीटर बेस्ड होते हैं। वो एक फिल्म होती है, काफ़ी रिजिड फिल्म होती है, न्यू टेक्नोलॉजी है। वो हीटिंग उतना ही जनरेट करता है जितना चाहिए, दूसरा ओवर हीटिंग उसके अंदर नहीं हो सकता और वो कभी भी बर्न नहीं हो सकता, क्योंकि पॉजिटिव टेम्परेचर रेजिस्टेंस के कारण क्या होता है, जैसे जैसे हीट बढ़ती है उसका रेजिस्टेंस बढ़ता जाता है और उसके करंट कम होते जाते हैं। बेनिफिट क्या होता है कि इसके अंदर कोई बर्निंग इफेक्ट नहीं आता है, हीटर की लाइफ ज़्यादा होती है और ETO में एक कंट्रोल एंड सक्सेसफुल हीटिंग चाहिए होता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, बिल्ट इन ऑल एवरीथिंग इन माय प्रोडक्ट, मीन्स कि उसमें कंप्रेसर भी बिल्ट इन है, आपका हीटिंग भी बिल्ट इन है। तो इससे क्या है कि प्रोडक्ट काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है। दूसरा चीज़ क्या है कि कॉम्पैक्ट हो जाता है, एडिशनल लाइन नहीं चाहिए कुछ भी, ना तो हमें कंप्रेसर चाहिए, ना हमें गैस चाहिए, ना हमें किसी एडिशनल लाइन। कॉस्ट इफेक्टिव हो जाता है। आप किसी भी रूम में, कमरे में रख करके उसको ऑपरेट कर सकते हैं। वाओ। सो मतलब आप लाखों रुपए
इंडियन कंज्यूमर के बचा रहे हो आप। यस, काफ़ी इसमें बेनिफिट होता है कि हाँ। पहले लोग सेडेक्स बॉक्स में ये ट्यूब को रखते थे, जो भी हमारे ट्यूबिंग होते थे या सिलिकॉन के पार्ट होते थे, हाँ, हाँ। उसको सेडेक्स बॉक्स में रखते थे। सेडेक्स बॉक्स क्या होता है कि एक बड़ा सा यूं करके एक एसएस का बॉक्स होता है, उसमें सेडेक्स केमिकल होते हैं, उसके अंदर डिप करते थे। अब डिप करने से क्या होता था कि सेडेक्स बॉक्स जो हमारा है वो केमिकल उसके अंदर इंजेक्ट हो उसी जाते में थे रह और उसको गया, हाँ। क्लीन करना मुश्किल होता था। करेक्ट। तो काफ़ी सेडेक्स हमारे बॉडी के अंदर भी जाते थे जो पेशेंट के, हम्म, जो कभी ना कभी कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट जरूर करता होगा। मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन करेक्ट। करता होगा। बिल्कुल, तो कोई भी इसको फॉरेन बॉडी है और वो भी इसको केमिकल। सॉल्यूशन निकालने के लिए जब हम ईटीओ पे गए, तो हमने ईटीओ के साथ कॉम्बो निकाला कि हम ईटीओ और ड्राइंग कैबिनेट दोनों बेचेंगे। अब ईटीओ और ड्राइंग कैबिनेट जब दोनों बेचने लगे तो क्या है कि वो उसको सेडेक्स बॉक्स में क्लीन कीजिए, फिर उसको हाई प्रेशर वाटर डायरेक्टर से उसको क्लीन कीजिए। क्लीन करने के बाद आप उसको ड्राई कीजिए ड्राइंग कैबिनेट में। ड्राइंग करने के बाद आप उसको ईटीओ पाउच में डाल के सील करके उस प्रोडक्ट को सीधा आप ईटीओ कर करके उसको अगले 3 साल और 4 साल तक रीयूज कर सकते हैं। अब रीयूज कहाँ करना है कहाँ नहीं करना है वो डॉक्टर का प्रेफरेंस होता है एरिया। हाँ। हम एज ए बायोमेडिकल इंजीनियर हम ये चाहते हैं कि चीज़ों को अफोर्डेबल बना सकें और जितना कम कस्टमर को पे करना पड़े उतना कस्टमर का बेनिफिट होना चाहिए। Correct. तभी हमारी इंजीनियरिंग और हमारे सॉल्यूशन का कुछ बेनिफिट होगा इंडस्ट्री को। Correct. वरना मशीन बनाने वाले तो लोग बना ही रहे हैं और अंग्रेज आके हमारी मशीन इंडिया में बेचते ही थे। इसमें सर आपने बात करी स्टीम स्टेरिलाइजर की। यस, आप कितने तरह के स्टीम स्टेरिलाइजर अभी करंटली बनाते हैं? हमारा स्टीम स्टेरिलाइजर का अलग अलग सेगमेंट है। जैसे हमने पहले वीडियो में बता रहा था कि इंट्रोडक्टरी में कि स्टीम स्टेरिलाइजर 2 तरीके के होते हैं। एक होते हैं क्लास एन, जिसको लेमन भाषा में डबल वॉल बोलते हैं, और एक होता है क्लास बी, जिसको लेमन भाषा में ट्रिपल वॉल बोला जाता है। ओके। तो चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, हॉरिजॉन्टल नॉर्मली ट्रिपल वॉल ही बनते हैं। वर्टिकल ऑटोक्लेव के अंदर ये 2 कैटेगरी जाते हैं, या टेबल टॉप ऑटोक्लेव के अंदर ये 2 कैटेगरी आते हैं। तो स्टीम स्टेरिलाइजर के अंदर सबसे बड़ी जो हमारी सेगमेंट शुरू होती है, हम अप टू 1500 लीटर तक के रेक्टेंगुलर स्टीम स्टेरिलाइजर बनाते हैं। और हमारी स्टीम स्टेरिलाइजर के अंदर जो सबसे बड़ी बेनिफिट क्या है कि ये फुल्ली ऑटोमेटेड ऑपरेशन है। ओके। फुल्ली ऑटोमेटेड है तो आपका एक बार वाटर लाइन से कनेक्ट कर दीजिए और उसको आप यूज करते रहिए, चलता रहेगा। अब स्टीम स्टेरिलाइजर में नई टेक्नोलॉजी बिल्ट इन हो रही है या कुछ अफोर्डेबल सोल्यूशन हमने निकाला है, जैसे कि स्लाइडिंग डोर स्टीम स्टेरिलाइजर। ओके। आज से कुछ दिन पहले या अभी तक अभी भी कुछ लोग कुछ इंडस्ट्री में जो मैन्युफैक्चरर हैं वो स्लाइडिंग डोर ऑटोक्लेव को काफ़ी एक्सपेंसिव बना के बेचते हैं। ओके। और डॉक्टर जब स्लाइडिंग डोर ऑटोक्लेव की तरफ जाते हैं तो ये सोचते हैं ये तो काफ़ी एक्सपेंसिव होगा, जबकि एज ए मैन्युफैक्चरर जब मैं इसको पूरी R&D किया, पूरी मटेरियल पे रिसर्च जब हमने किया, तो हमने ये देखा कि स्लाइडिंग डोर बनाने की कॉस्ट और रेडियल लॉकिंग डोर बनाने की कॉस्ट लगभग सेम हो जाती है। दूसरी चीज़, अगर जो कोई फीमेल CSSD ऑपरेटर हैं तो रेडियल लॉकिंग डोर ओपन करना और मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। वहीं पे अगर जो उसी कैपेसिटी में अगर जो कस्टमर 20-25% ही सिर्फ एक्स्ट्रा कॉस्ट पे करे और स्लाइडिंग डोर ऑटोक्लेव ले ले, तो उसकी एम्प्लॉय की कॉस्ट कम हो जाएगी, मेंटेनेंस भी कम हो जाएगा और वो कस्टमर को अफोर्डेबल भी होगा। और इसी रीजन से हमारे जो स्लाइडिंग डोर के ऑटोक्लेव है हमारा काफ़ी अच्छा मार्केट हमने पकड़ा है। ओके। क्योंकि हम जब इसमें इंटर किए तो हम देखे कि स्लाइडिंग डोर ऑटोक्लेव लोग 9 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख देर सेलिंग एट द हायर प्राइसेस। और हमने जब कॉस्ट इवेल्युएशन किया और उसके अंदर ऑटोमेशन लेके आए प्रोडक्शन के अंदर, तो हमारी स्लाइडिंग डोर की कॉस्टिंग काफ़ी कम हो गई। तो ऑन डिमांड कस्टमर के डिमांड के अनुसार से हम स्लाइडिंग डोर भी बनाते हैं, सिलिंड्रिकल ऑटोक्लेव भी बनाते हैं रेडियल लॉकिंग में, और रेक्टेंगुलर ऑटोक्लेव भी बनाते हैं, कवर्ड बॉडी भी बनाते हैं। तो ये तो बड़े ऑटोक्लेव के सेगमेंट्स हो गए। अब आते हैं वर्टिकल ऑटोक्लेव, जो छोटे आते हैं 50 लीटर, 100 लीटर, 80 लीटर, 120 लीटर तक के। इसके अंदर हमारे पास क्लास बी भी होते हैं और क्लास एन भी होते हैं। क्लास एन काफ़ी अफोर्डेबल होता है, जो हम काफ़ी अच्छे रेट पे बेचते हैं और हमारी मास प्रोडक्शन से हर महीने कम से कम हम 50 to 100 क्लास एन ऑटोक्लेव 50 और 100 लीटर के हम लोग बेच लेते हैं। वाओ। इसके अलावा क्लास बी ऑटोक्लेव है। इसके अलावा जो नया इंपोर्टेड मशीनें आती है या चाइना से आती थी टेबल टॉप ऑटोक्लेव, तो हमने टेबल टॉप ऑटोक्लेव की टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए काफ़ी इन्वेस्टमेंट किए इसके ऊपर। तो टेबल टॉप का हमारा जो सेगमेंट है वो धीरे धीरे बना। हमने काफ़ी वो भी टेबल टॉप आज तक कम से कम हमने
500 या 1000 पीसेस के आसपास में हम लोग बेच चुके हैं। वाओ। ऐसी बहुत सारी एजेंसी है जहाँ पे कि हमारा टेबल टॉप ऑटो जैसे दिल्ली एम्स हो गए, दिल्ली के एमसीडी में हो गया, हाँ। जैसे हमारा पुडुचेरी में जाइएगा तो कम से कम हमारा 100+ तो पुडुचेरी एक स्टेट में टेबल टॉप ऑटोक्लेव गया हुआ है। क्या बात। इसके अलावा रेंडमली इंडिविजुअल डॉक्टर परचेज करते हैं, काफ़ी सारे सर्जन के लिए जहाँ ओटी में ज़रूरत पड़ती है या क्लिनिक में ज़रूरत करती है वो लोग यूज कर रहे हैं या ले रहे हैं हमसे। तो ये ऑटोक्लेव हमारा अवेलेबल, ये जो टेबल टॉप ऑटोक्लेव है हमारा अमेजोन पे भी अवेलेबल है, ओ, आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं इसको। अच्छा। तो टेबल टॉप ऑटोक्लेव के अंदर क्लास बी और क्लास एन दोनों बनाते हैं हम लोग। क्लास बी हमारा जो भी स्पेक्स आते हैं गवर्नमेंट के या जो रिक्वायर्ड इंजीनियरिंग उसमें होनी चाहिए स्टीम स्टरलाइजेशन का, उसके बेस पे हमारा प्रोडक्ट बना हुआ है। सो अगर मैं बोलूँ कि आप मेरे को इसकी टॉप 5 यूएसपीज बताएं तो वो क्या होंगी? सबसे बड़ा यूएसपी हमारे प्रोडक्ट की है सर और कंपनी की है कि हम इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस पे काम कर रहे हैं। इंटीग्रेटेड का मतलब ये है कि हम प्रोडक्ट को जीरो से बिल्ड करते हैं। जब जीरो से बिल्ड करना शुरू करते हैं तो जब ड्राइंग बनती है, डिज़ाइन बनती है, तो हम हर स्टेप पे उसका वैलिडेशन और वेरिफिकेशन करते हैं। जब कोई भी प्रोडक्ट और कोई भी डिज़ाइन जीरो से बनती है और वैलिडेशन वेरिफिकेशन हो रहा है, रेफरेंसिंग पे काम हो रहे हैं, तो हम जितने प्रॉब्लम आने वाली है फील्ड को, उसका मिटिगेशन प्लान हम पहले बना लेते हैं कि आज ये प्रोडक्ट है जो फील्ड में जाएगी तो हमें ये आज चाहिए, वो चाहिए। इसके अलावा हम कोई भी पार्ट्स मैक्सिमम ट्राई करते हैं कि हम इन हाउस डेवलप करें। क्यों? क्योंकि इन हाउस पार्ट डेवलपमेंट में हमारा सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होगा, कॉस्ट कंट्रोल होता है। करेक्ट। और कल को अगर कुछ भी हो जाए तो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। दूसरी चीज, जो भी उसकी सॉफ्टवेयर है वो लक्ष्मेड खुद बनाती है। सॉफ्टवेयर खास करके ये होता है, एक ब्रेन होता है। करेक्ट। अब क्या है कि आज के डेट में अगर जो हम प्रोडक्ट कस्टमर को बेच रहे हैं, कल के डेट में हमारा सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल ना हो और हमारा सॉफ्टवेयर का एम्प्लॉय छोड़ के चला जाए, तो हम क्या करेंगे? करेक्ट। फिर हमें जीरो से सॉफ्टवेयर जब बनाना पड़ेगा तो हमारे पिछले प्रोडक्ट में और आज के प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन होगा। काफ़ी वेरिएशंस आ जाएंगे। तो जो सॉफ्टवेयर कंट्रोल है वो हमारा खुद का है। जब हमने स्क्रैच से प्रोडक्ट बनाया, सॉफ्टवेयर हमारा है। इसके अलावा हमारा जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो सर्विस नेटवर्क। हमारा क्रॉस इंडिया में कहीं पे भी सर्विस है। भाई मेन तो वही है, लोग प्रोडक्ट बेच देते हैं, सर्विस नहीं दे पाते। बिल्कुल। तो सर्विस में हमारा अभी दिल्ली में हम लोग बैठे हैं, अम्बाला में हमारा बेस है, हम पटना से हम सर्विस कंट्रोल कर रहे हैं नॉर्थ ईस्ट का। इसके अलावा चेन्नई में हमारा सर्विस इंजीनियर है, बेंगलोर में हमारा सर्विस इंजीनियर है, हमारा मुंबई में सर्विस इंजीनियर है। अब इसी तरीके से अगर जो कोई हमें एक्सपोर्ट हम कर रहे हैं तो हमारा रवांडा में पार्टनर है जिसके पास सारे पार्टनर हमारे पार्ट्स होते हैं। रवांडा सेंट्रली लोकेटेड है अफ्रीका में, तो वहाँ से हम जो भी रवांडन कंट्री है वहाँ पे हम लोकल सर्विस इंजीनियर को स्पेयर पार्ट प्रोवाइड कर देते हैं। ओके। और दूसरी बात क्या है कि हमारा जो डिज़ाइन है वो क्या है, रेट्रोफिट डिज़ाइन है। कोई भी पार्ट कहीं से खोल करके कहीं से लगा दीजिए तो वो लोकल जो सर्विस पर्सन है वो भी कर सकता है, ईजिली कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है कि हम पार्ट्स जो होते हैं हमारे वो काफ़ी सस्ते और ईजिली अवेलेबल है। अगर जो हमसे कोई 10 पीसीबी मांग ले या 2 पीसीबी मांग ले तो मैं उसको एफओसी ही दे देता हूँ। मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये पीसीबी की कॉस्ट इतनी है। जैसे आज के डेट में कोई भी एक ऑटोक्लेव या कोई भी मशीन की एक पीसीबी भी ख़राब हो जाए, छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, तो उसके लिए सामने वाला आपको कम से कम 50,000 रुपये मांग लेगा। करेक्ट। लेकिन हमारा ये नहीं। हम नॉर्मली जो भी हमारी वारंटी में प्रोडक्ट हैं हम अपने डीलर को एफओसी में पीसीबी इलेक्ट्रॉनिक्स कार्ड दे देते हैं और उसके बाद भी नहीं होता है तो ऑनलाइन हम लोग उसको ले करके टीम व्यूअर पे या कंप्यूटर से कनेक्ट करा करके उसको हम सॉल्यूशन दे देते हैं। वाह। तो ये हमारा यूएसपी था प्रोडक्ट का। मार्केट रिच बना रहे हैं और लोगों तक पहुंचने का ट्राई कर रहे हैं। फिर अफोर्डेबिलिटी है, काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इस तरीके से हमारा धीरे धीरे करके मार्केट कैप्चर होता जा रहा है। CSSD में आपने बोला कि अल्ट्रासोनिक क्लीनर भी जो है आप बनाते हैं, एंड आई गेस ये एक न्यू टेक्नोलॉजी है, क्लीनिंग मेथड न्यू है। स्टीमर वगैरह तो खैर है ही है जो आप बनाते हो, बट ये भी एक न्यू टेक्नोलॉजी है जिससे आप क्लीनिंग कर सकते हो। तो वो आप मेरे को अगर थोड़ा सा इन डेप्थ बताएं कि उसमें आपके कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। अल्ट्रासोनिक क्लीनर नॉर्मली देखिएगा तो अमेजोन पे या ऑनलाइन में आपको 10 से 12 हज़ार रुपये मिल जाते हैं। बट वो जो अल्ट्रासोनिक क्लीनर होते हैं वो अलग टेक्नोलॉजी के बने होते हैं। उसके अंदर आपकी जो फ्रीक्वेंसी होती है काफ़ी कम कर देता है। लगभग 10 से 20-25 किलो हर्ट्ज तक चलाते हैं वो अल्ट्रासोनिक क्लीनर, ओके। जो आपको इन डेप्थ क्लीनिंग नहीं देता है। ये एक मार्केट का बहुत बड़ा गैप था अल्ट्रासोनिक क्लीनर में, इसलिए काफ़ी सारे जो भी ऑयल बेस्ड सरफेस होते हैं या प्रोटीन बेस्ड
सरफेस होते हैं जिसके अंदर ऑयली है, उसको हाँ। क्लीन करने में हेल्थ केयर के अंदर बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। और बड़े अल्ट्रासोनिक क्लीनर अगर जो आप चाइना से या कहीं से इंपोर्ट कीजिए तो काफ़ी एक्सपेंसिव हो जा रहे थे। हमने एक बीच का रास्ता निकाला। ओके। ऑब्वियसली जो अल्ट्रासोनिक का जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, ट्रांसड्यूसर्स हैं या पीसीबीए है, वो काफ़ी हाई एंड टेक्नोलॉजी पे बनता है। हमारे इंडिया में न तो उस तरीके का मैग्नेटिक्स अवेलेबल है और न ही उस तरीके का ट्रांसड्यूसर्स अवेलेबल है। ओके। तो अल्ट्रासोनिक इंडिया मैन्युफैक्चरिंग करना बड़े साइजेज का, जैसे स्टार्टिंग फ्रॉम द 30 लीटर टू 700 लीटर्स, बहुत मुश्किल था। हमने काफ़ी अपना भी इन्वेस्टमेंट किया पीसीबी बनाने का, R&D करने का, काफ़ी हम लोग कामयाब नहीं हुए। हमने उसको दूसरे मॉडल में लेके गए ओके। कि हम ट्रांसड्यूसर और पीसीबीए दोनों हम अलग कंट्री से लेके आएंगे। उसको लाने के बाद हमारा ट्रांसड्यूसर एंड पीसीबीए बाहर से आ जाता है। हम इंडिया में उसको एसएसएफ फैब्रिकेशंस करते हैं, सॉफ्टवेयर डालते हैं, इंटीग्रेशंस करते हैं अपने सॉफ्टवेयर के साथ में, और हम अल्ट्रासोनिक का प्रोडक्शन करते हैं। ये मॉडल अपनाने के बाद जो सबसे बड़ी बेनिफिट हुआ मुझे कि हमारी प्रोडक्ट का कॉस्ट कंट्रोल में आ गया। क्योंकि जब पीसीबीए और अल्ट्रासोनिक इलेक्ट्रो ट्रांसड्यूसर्स आते हैं तो एक छोटे पैकेट में काफ़ी सारा मटेरियल आ जाता है इंडिया में और काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव आ जाता है। और क्योंकि चाइना में मार्जिन मास मैन्युफैक्चरिंग है और हम इंडिया में यहाँ पे उसको फैब्रिकेशन करते हैं बड़ी बॉडी को। स्टेनलेस स्टील, लकली हमारे देश में बहुत काफ़ी ज़्यादा स्टेनलेस स्टील बनता है, जिंदल की स्टेनलेस स्टील, हाई क्वालिटी स्टेनलेस स्टील बना रहे हैं। करेक्ट। तो उसको हम यहाँ इंटीग्रेट करके, अब ये सारी टेक्नोलॉजी लाने के बाद दो बेनिफिट हो गया हमारे देश में। पहला तो हम कॉस्ट कम कर लिए, करेक्ट। दूसरा रिपेयर और सर्विस करने के लिए स्पेयर पार्ट अवेलेबल हो गया। करेक्ट। वरना अगर जो आप चाइना से या किसी अदर कंट्री से एक अल्ट्रासोनिक इंपोर्ट कर लेते थे, एक ट्रांसड्यूसर भी खराब हो गया तो ट्रांसड्यूसर मंगाने की कॉस्ट इतना पड़ जाता था जितना से कि वो मशीन आपको 3 महीने तक डेड हो जाती थी। तो हमने इसमें क्या किया, पीसीबी और इलेक्ट्रोड हमने काफ़ी सारा बनाया। उसके बाद आज के डेट में हमारा ये काफ़ी मास मैन्युफैक्चरिंग है। आज के डेट में हमारा जो 64 लीटर का अल्ट्रासोनिक क्लीनर है वो हॉस्पिटल्स के अंदर आप कोई भी ऑयल बेस्ड सर्फेस हैं, जैसे आपको इंडोस्कोपीज के पार्ट हो गए, जैसे आपके मेटल पार्ट हो गए, जैसे कोई आपको सिरामिक पार्ट्स है, तो उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग के अंदर क्लीन करके यूज करते हैं। तो अब हम लोगों का क्या, स्टरलाइजेशन भी है, ईटीओ भी है, अल्ट्रासोनिक भी है। तो हमने क्या किया, कंप्लीट इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन है। अगर जो कोई कस्टमर हमें तीनों चीज़ का ऑर्डर देता है तो उसको हम कॉम्बो ऑफर देते हैं। कॉम्बो ऑफर में उसको सर्विस आसानी से मिलती है और जब वो हमसे मटेरियल खरीदते हैं तो उनको हम अच्छा डिस्काउंट दे देते हैं इसके ऊपर। और हम लोग खुद मैन्युफैक्चरर हैं तो कस्टमर को एक बेनिफिट तो मिलता ही है कि बाय मटेरियल बाइंग फ्रॉम द फैक्ट्री। करेक्ट। तो वो भी आपको ना cost तो कोई reduction डीलर है ना डिस्ट्रीब्यूटर है बीच में, करेक्ट। आप डायरेक्ट जब फैक्ट्री से माल खरीद रहे हैं तो आपको ये बेनिफिट मिल जाता है। तो इस तरीके से ये सॉल्यूशन हमारा काफ़ी चलता रहता है, जो कि CSHD का एक पार्ट है, जो कि कंपल्सरली लोग लेते ही लेते हैं। क्या ऐसा की डिफरेंशिएटर है आपका अल्ट्रासोनिक क्लीनर पे, अगर हम पूछें? देखिए इसके अंदर जो की डिफरेंस है, मैं पहले जो बता रहा था आपको कि इसके अंदर सर्विसिंग, क्योंकि ये मूविंग पार्ट्स है, माइक्रो मूविंग पार्ट है, लेकिन जब कोई भी मूविंग पार्ट्स होते हैं तो फेलियर होते हैं। करेक्ट। तो जो मेजर की डिफरेंशिएशन है वो है उसका स्पेयर पार्ट का कॉस्ट और लॉन्गेविटी, कि हम अगर जो पहले तो चलता काफ़ी दिनों तक है, क्योंकि हम एक रिजिड टेक्नोलॉजी को बाहर से ला करके इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं। दूसरा, स्पेयर पार्ट अवेलेबल है, किसी को कोई पार्ट्स चाहिए तो हमारा पार्ट रिप्लिकेटेबल होता है, हम यहाँ से पार्ट भेज देते हैं, वो कस्टमर अपना रिपेयर कर लेता है। तो ये बेनिफिट हो जाता है। प्लस जब अपफ्रंट बाइंग करते हैं तो कॉस्ट काफ़ी अफोर्डेबल है हमारे प्रोडक्ट का। आपने बताया आप फर्नीचर भी बनाते हैं, उसमें क्या क्या रहता है? देखिए जब CSHD लगता है तो हमने ये देखा था मार्केट में, जब हम शुरू के 2-4 प्रोजेक्ट कर रहे थे CSHD का, तो हमने ये देखा कि लोग ऑटोक्लेव, ETO, अल्ट्रासोनिक क्लीनर, ड्राइंग कैबिनेट, ये सारे चीज़ें तो कहीं से खरीद लेते हैं, लेकिन जो SS का फर्नीचर्स हैं वो हॉस्पिटल वाले कोई लोकल वेंडर को पकड़ करके किसी एक सिटी के अंदर वो मैन्युफैक्चरिंग करते थे। तब हमने ये देखा कि ये जब उसकी जो क्वालिटी निकल के आती थी, क्योंकि एक लोकल जो भी आपके किसी भी सिटी में कोई SS का कारीगर है, वो क्या काम करता है नॉर्मली, वो आपके सीढ़ी के लिए लैडर्स बनाते हैं, ये सब काम करते हैं। करेक्ट। तो उनके पास वैसे बफिंग नहीं थे, हाँ। वैसे कटिंग की टेक्नोलॉजी नहीं थी। दूसरा, अगर जो रैक्स भी बना रहे थे तो उसमें एजेस थे। जो तो
हमने ये देखा कि एक अनऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर कोई एसएस की प्रोडक्शन हो रहे हैं और हमारी फैक्ट्री के अंदर लेजर कटिंग मशीनें लगी हुई है, हाई क्वालिटी 5 एक्सेल बेंडिंग मशीन लगी हुई है, हम तो ये फर्नीचर ज़्यादा सक्सेसफुली बना सकते हैं। करेक्ट। और हम और प्रोडक्ट भी हमें पता है कि क्या प्रोडक्ट भी क्या है, डिजाइन भी है, ड्राइंग भी है, डायमेंशन भी है। करेक्ट। तो हमने जब हम सीएसएचडी का किसी का लेआउट बनाने जाते हैं, जब सीएसएचडी कोई बड़ा बनता है जो 50 बेडेड या 100 बेडेड या 200 या 500 बेडेड का, करेक्ट। तो उनका पूरा लेआउट बनता है। वो जब लेआउट हम बनाते हैं तो उसके अंदर उनकी पैकिंग टेबल हो गए, उनकी रैक्स हो गए, उनकी उनकी टेबल ओपन ट्रॉली हो गए, क्लोज ट्रॉली हो गए, तो ये सारी ट्रॉली भी उनको चाहिए होता था। करेक्ट। तो हमने इसको डिजाइंड एंड कस्टमाइज प्रोडक्ट का एक बास्केट बनाया। वो बास्केट के अंदर हम अपने सीएसएचडी में उसको फिट किए, डिजाइन किए और हम कस्टमर को ऑफर दिए। अब क्या होता है कस्टमर को बेनिफिट कि ये सारे फर्नीचर उसको वेल डिजाइंड मिलते हैं। करेक्ट। कल के डेट में उसको कोई भी मूवमेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं। दूसरी चीज़ क्या है कि अगर जो एक डॉक्टर कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं या बनवाना चाहेंगे, क्लोज ट्रॉली बनवाना चाहेंगे या ओपन ट्रॉली बनवाना चाहेंगे या रैक बनवाना चाहेंगे या पैकिंग टेबल बनवाना चाहेंगे, अब वो क्या करेंगे? अब उनके पास इतना तो टीम नहीं होती है कि एक-एक चीज़ की डायमेंशन लेते रहें। करेक्ट। अब हम बायोमेडिकल इंजीनियर हैं, हाँ। हमने इसकी सब पढ़ाई की है करेक्ट। कि इसको कैसे करना है। तो हमने क्या किया, अपने डिज़ाइन के ऊपर उनको सबको डिज़ाइन करवा लिया। अब बेनिफिट क्या होता है कि एक कॉमन डिज़ाइन है, एक कॉमन साइज है। वो कॉमन डिज़ाइन, कॉमन साइज ही हम मोस्टली डॉक्टर को ऑफ़र करते हैं। अगर जो कोई अच्छे डॉक्टर आते हैं और उन्होंने मुझे कुछ अच्छी सजेशंस दिया कि तुम सूरज ऐसे नहीं ऐसे कर लेना, तो उसको एनालिसिस करके हम अपने प्रोडक्ट में ऐड करते हैं। और ऐड करने के बाद जो अगला हम प्रपोजल देते हैं उसके अंदर उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। आज हमारा कम से कम 30+ सीएसएचडी सेंटर चल रहे हैं अलग-अलग वाओ। इंडिया में, जिसमें भुवनेश्वर में भी है, आपको पटना में भी है, आपको लखनऊ में है, दिल्ली में है, पंजाब में कम से कम 15 to 20 सीएसएचडी सेंटर चल रहे हैं। तो ये सब जब हम डेटा कलेक्ट करिए, डेटा का प्रोसेस किए, तब जाकर के हमारा सॉल्यूशन निकल के आया। तो हमने बेस्ट तरीके से फर्नीचर डिजाइन करके अपने प्रोडक्ट बास्केट में ऐड किया है। सीएसएचडी तो आपने सॉल्व कर दिया पूरा, है ना? ये गैप तो आपने फिल कर दिया पूरा। इसके अलावा और क्या ऐसे गैप्स हैं जो आप देख रहे हैं और जिसकी वजह से वो इंटीग्रेशन साइकिल मेरी पूरी हो सके? सीएसएचडी तो हमने काफ़ी कुछ कैप्चर कर करके काफ़ी सक्सेसफुल मॉडल बनाया है और इंटीग्रेटेड सॉल्यूशन होने का एक्सेप्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी आती है। और इसके अलावा जो हम लोग नेक्स्ट जो बास्केट ऐड कर रहे हैं और किए हैं और काफ़ी एक्सक्यूशन पे लगे हुए हैं इसको करने के लिए, वो है सीएसएचडी के साथ लॉन्ड्री को मर्ज करना। ओके। क्योंकि जो सीएसएचडी लगाते हैं नॉर्मली मैंने देखा है बहुत सारे हॉस्पिटल होते हैं जो कि लॉन्ड्री के जो क्लीनिंग होते हैं क्लोथ्स के, वो आउटसाइड कराते हैं। करेक्ट। जब क्लीनिंग आउटसाइड कराते हैं तो दो चीज़ें होती है, एक तो क्या है कि वो ओपन इन्वायरमेंट में होता है या एक कॉमर्शियल लॉन्ड्री में होता है। करेक्ट। कॉमर्शियल लॉन्ड्री का मतलब ये है कि कोई एक सिटी के अंदर कहीं पे लॉन्ड्री किसी ने लगा रखा है जो बहुत पुराना ट्रेडिशनल बिजनेस है, वहाँ करते हैं। जो हम जब इस चीज़ के ऊपर रिसर्च किया, देखे कि ट्रेडिशनल लॉन्ड्री में और बाहर काम कैसे हो रहे हैं, तो मैंने ये देखा कि जो ट्रेडिशनल लॉन्ड्री के काम हो रहे हैं मैक्सिमम जगह पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ हर जगह पे, जो लॉन्ड्री इक्विपमेंट है वो एमएस के बने होते हैं। ओके। और एमएस के बने हुए लॉन्ड्री इक्विपमेंट में अगर जो हमारे क्लॉथ वॉश हो रहे हैं तो काफ़ी कार्सिजेनिक इम्पैक्ट आने की संभावना बढ़ जाती है। तो एक ये गैप था जो हमें उस तरफ ले गया कि नहीं, अगर जो हम एक पूरी सीएसएचडी को अगर जो बना डेवलप करते हैं और बनाते हैं तो SS304 या SS316 लगाते हैं जो किसी भी तरीके से कोरोशन इफेक्ट नहीं डालता है। तो जो क्लोथ हमारा साफ होकर के आ रहा है उसको अगर जो एमएस के बॉडी के अंदर या एमएस टैंक के अंदर हम लोग क्लीन कर रहे हैं या करवा रहे हैं तो कार्सिजन इफेक्ट तो आता है। और जो हमारा ऑटोक्लेव है वो हमारा प्रोटीन मॉलिक्यूल को मारने के लिए सक्सेसफुल होता है, लेकिन जो कार्सिजेनिक इफेक्ट है जिसके अंदर जो आनी चाहिए आपको, वो इम्पैक्ट नहीं रोक सकता था। तो यहाँ से हमने जो डिज़ाइन शुरू किया है वो है लॉन्ड्री का। ओके। लक्समेट जो भी बनाते हैं, चाहे वॉशिंग डिसइंफेक्टर बनाएं, बैरियर वाशर बनाएं, लॉन्ड्री में आपको टम्बलर बनाएं, तो ये सारे हमारे फुल्ली SS304 में बनते हैं। ओके। दूसरी बात कि और उससे वॉल्यूमेट्री, बेनिफिट क्या होता है?
उससे बेनिफिट क्या है कि एक ही फ्लोर पे आपकी क्लीनिंग वॉशिंग भी हो रही है और वहीं आपका स्टरलाइजेशन भी हो रहा है, तो क्रॉस कंटेमिनेशन की संभावना है काफ़ी ही। कम हो जाती है। दूसरा चीज़ क्या है, बेनिफिट क्या है कि बाहर से अगर जो कमर्शियल लॉन्ड्री कराते हैं तो उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। करेक्ट। तो अब जब कॉस्ट इतनी ज़्यादा आ रही है, तो अगर जो इन हाउस लगा रहे हैं आपको, तो आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो रेकरिंग कॉस्ट आपको 2 से 3 साल में आरओआई आ जाएगा आपका। और आज के डेट में देखिए, जिस तरीके से अच्छे होटल में जाते हैं तो आपकी बेड पर डे चेंज होते हैं, करेक्ट। और वही सस्ते होटल में जाइए तो पर डे बेड नहीं चेंज करता है। करेक्ट। यही सेम हॉस्पिटल में भी है। आप अगर जो कहीं पे 2000 या 3000 का बेड हायर किए हैं, देन कस्टमर एक्सपेक्ट करता है कि हमारी जो बेड है, जो टॉवेल है, जितने क्लोथ्स हैं, वो Same. सुबह में जाएं, हाँ। क्लीन होकर के हमारे को नया मिले। करेक्ट। अब इतनी वॉल्यूम को कैप्चर करने के लिए कोई 500 बेडेड हॉस्पिटल है, और एज्यूम कीजिए कि अगर जो उसके पास 100 बेड भी ऑक्यूपाइड है, 50% ऑक्यूपेंसी पे भी चल रही है, तो भी 200 बेड्स को बेडशीट Daily को होनी चाहिए। क्लीन करने के लिए कितने बड़ा टर्म लॉन्ड्री और सिस्टम कितना पैसा आपको बाहर देना और पड़ेगा। कितना पैसा बाहर देना पड़ेगा। करेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा गैप था। हमने बहुत लोगों को ये बात समझाई, देखी और देखे कि क्या उनका रिस्पॉन्स आता है। तो उनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था, और उन्होंने मेरी लॉन्ड्री और CSSD बाय भी किया है और सक्सेसफुली चला भी रहे हैं। क्योंकि जो हम से बना रहे हैं टम्बलर या वॉशिंग डिसइंफेक्टर या बैरियर वाशर जो बना रहे हैं, वो 30 लीटर प्लस का बना रहे हैं। 30 लीटर कैपेसिटी का मतलब होता है आप 300 लीटर के इक्विपमेंट बना रहे हैं उसको। मतलब 30 केजी अगर जो हम जाते हैं करेक्ट। तो 300 लीटर बनते हैं, 10 टाइम्स हो जाते हैं लोडिंग। उसके अंदर आप जो का बेडशीट है या क्लोथ है, उसको आप वेट करके 30 केजी वेट करके मशीन के अंदर डालिएगा और चलाइए। 30 केजी वेट काफ़ी होते हैं। बहुत होता है। जो कमर्शियल बन मिलते हैं, जो अदर कंपनियां कमर्शियल कंपनियां बनाती है लॉन्ड्री, वो छोटे कैपेसिटी बनाती है, 7 लीटर 10 लीटर 15 लीटर तक बनाती हैं। उसमें आपका फुलफिलमेंट नहीं होगा। इसके अलावा जो जब हम बैरियर वाशर से उसको क्लीन कर लेते हैं क्लोथ का, तो उसमें हमारे इक्विपमेंट के अंदर 6 केमिकल को ऐड करने का भी ऑप्शन होता है। वो भी नॉर्मली तो 2 केमिकल पे ही चलते हैं, हाँ। 6 केमिकल को ऐड करने का ऑप्शन होता है। ओके। जब 6 केमिकल को ऐड करने का ऑप्शन होता है उसके अंदर, तो आप जितना और भी डिसइंफेक्शन कंट्रोल कर सकते हैं, इन्फेक्शन कंट्रोल ला सकते हैं, वो डॉक्टर के पास फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है। करेक्ट। कमर्शियल वॉशिंग मशीन में जाते हैं तो उसमें 2 ही केमिकल का ऑप्शन होता है, क्योंकि वो तो कमर्शियल यूज के लिए बना है, वो हेल्थ केयर यूज के लिए बना नहीं है। कभी जो कंपनियां कमर्शियल बनाती है, वो कभी सोचा थोड़े है कि उसको डिसइंफेक्शन कंट्रोल में यूज करना है। पेशेंट यूज तो लोग उसको गलत इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट। करेक्ट। तो जब लोग गलत इस्तेमाल कर रहे हैं तो एजुकेट करना पड़ता है, क्योंकि अभी तक जो इस इंडस्ट्री में CSSD में जाकर के लॉन्ड्री प्रोडक्ट बेच रहे थे, मोस्टली वो कंपनियां थी जो कमर्शियल लॉन्ड्री में थे। करेक्ट। उनको इतनी ग्रेविटी नहीं पता थी कि एक बायोमेडिकल के अंदर आकर के क्या कंप्लाइंस होनी चाहिए और किस तरीके से हमें टम्बलर या वॉशिंग डिसइंफेक्टर या बैरियर वाशर को किस तरीके से डिजाइन करना चाहिए और उसमें क्या ऑप्शन देना चाहिए। तो इसको हमने काफ़ी मिटिगेट किया है। सर, आपने बात करी लोग चाइना से लेके आ रहे हैं ना, बाहर जर्मनी से इतनी इक्विपमेंट्स लेके आ रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। कोई लक्स मेड के ऊपर भरोसा कैसे करे और आप ही से क्यों बाय करे? देखिए सर, भरोसा करने के लिए सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि जो भी हमसे मटेरियल खरीद रहे हैं, हम उनको पूरी तरीके से पहले एजुकेट करने का ट्राई करते हैं कि आप टेक्नोलॉजी समझिए, कि जो इम्पोर्टेंट मशीनों के अंदर टेक्नोलॉजी आ रही है, हम कैसे बिल्ट इन कर रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि हमारी सर्विस और अफोर्डेबिलिटी। आपका अगर जो कोई बाहर से सामान खरीदे हैं और उसका कोई भी पार्ट्स, कोई भी ड्राइव या कोई भी VFD या कोई भी टच स्क्रीन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम खराब हो जाता है, तो आप उसे मेरे से क्वेश्चन मत पूछिए, उस सामने वाले से क्वेश्चन पूछिए कैसे? कि क्या तुम इसके स्पेयर पार्ट रखते हो। अगर जो उसके चलते चलते एक ड्राइव की सॉफ्टवेयर ही खराब हो गया, आप देखिए हर तीसरे किसी के मोबाइल का सॉफ्टवेयर खराब हो जाता है। करेक्ट। जब इतना रोबोस्ट टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर खराब होता है, उसका होगा। करेक्ट। तो हमसे खरीदने का बेनिफिट ये होता है कि हम आपको इंस्टेंट सॉल्यूशन दे रहे हैं। दूसरा, हमारे प्रोडक्ट का जो कॉस्ट है वो इम्पोर्टेड का लगभग हाफ होता है। इसके अलावा अगर जो कोई बंडल डील ले रहे हैं हमसे, तो बंडल डील में हम स्पेशल डिस्काउंट भी देते हैं और पूरा प्रोजेक्ट का हम एग्जीक्यूशन करते हैं एंड टू एंड। डीजे हम उनका CSSD डिजाइन भी करते हैं, इसके बाद हम उसके मटेरियल भी सप्लाई करते हैं, उसके बाद वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं और
हम अपने प्रोडक्ट का 2 साल तक की वारंटी भी देते हैं। नॉर्मली इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर 1 साल की 1 साल वारंटी आती है, करेक्ट हम उसको 2 साल की वारंटी इसलिए देते हैं कि कम से कम कस्टमर हमसे ये ट्रस्ट करे कि जो बंदा 2 साल की वारंटी दे रहा है, उसकी प्रोडक्ट में कुछ तो उसने मेहनत किया होगा। करेक्ट आगे तो हम लोग का स्टार्टअप कंपनी है, इंडिया पहले ये मशीनें नहीं बनाती थी, ये बाहर के लोग बेच के जाते थे हमारे देश में। अगर जो अभी भी देखिए, बहुत सारे हॉस्पिटलों में इम्पोर्टेड मशीनें लगी हुई है। अब सरकार की पॉलिसी नहीं है, इस वजह से वो मशीन इंडिया में नहीं आ रही है, वरना आज भी वो बेचते। तो धीरे धीरे यूज हो रहा है, लोग लगा रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और हम छोटी सिटी तक भी पहुंचे हैं। जैसे एक मध्य प्रदेश में बहुत छोटी सिटी है सिंगरौली, वहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल खुला है, वहाँ भी हमने CSHD लगाया। तो हम अपना रीच बढ़ाए हैं। हाँ जैसे बहुत दिन पहले लोग मेट्रो में सामान बेचते थे, बट कुछ जो FMCG की कंपनी आती है, उन्होंने रीच बढ़ाया अपना। करेक्ट तो हम अपने सॉल्यूशन को लेकर के रीच बढ़ाए हैं, और वहाँ भी हम उनको प्रोडक्ट ऑफर करते हैं, और प्रोडक्ट जा करके इंस्टॉल करके डेमोन्स्ट्रेशन देके उनको जो भी कंप्लाइंस चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, वो भी हम करके देते हैं। ये ना हो कि वो बायोमेडिकल आएगा और ज्वाइन करेगा तो डॉक्यूमेंटेशन मिलेगा, ऐसा नहीं है। हम जब प्रोडक्ट दे रहे हैं आपको, तो हम आपको बायोमेडिकल सर्विसेज भी दे रहे हैं, क्योंकि हम उसमें वेल ट्रेंड हैं, और हमने यही काम किया है पास्ट में अपनी ज़िंदगी में। तो मेरे को पता है कि आपको क्या डॉक्यूमेंटेशन देनी है, तो हम वो दे करके आगे बढ़ते हैं। तो उससे कस्टमर को काफ़ी बेनिफिट होता है, ट्रस्ट धीरे धीरे क्रिएट होता है, और हम उसी में लगे हुए हैं। और है ही गेम सारी ट्रस्ट की। करेक्ट सर। सर आपने इक्विपमेंट स्टेरलाइज कर दिए, आपने कपड़े जो है स्टेरलाइज करवा दिए, थैंक यू। लेकिन जो वॉशिंग हो रही है ना, ग्लासवेयर जितना भी है, लोग अभी भी हाथ से ही उसको वॉश कर रहे हैं। वो कितना बड़ा एक कारण बन सकता है इन्फेक्शन का, उस पे आप कुछ नहीं सोच रहे? सर देखिए, ये हमने देखा है और सोचा भी है। ये एक इंस्ट्रूमेंट वॉशिंग डिसइंफेक्टर करके एक मशीन आती है। मैं एक ऐसे ही एक्सपो में मैं जस्ट घूम रहा था, तो मैंने एक कस्टमर से क्वेश्चन पूछा, उससे सेलर से, एक बहुत बड़ी कंपनी है, बड़ा ब्रांड है, कि ये मशीन कितने की आती है। उन्होंने मुझे, ये मशीन आती है 30 लाख रुपीज़ की। मैं डेवलपर हूँ सर, और डेवलपर के अंदर एक देशभक्ति होती है कि यार ये हमारे देश से 30 लाख रुपए के बराबर का डॉलर लेके जा रहा है ये मशीन के ऊपर। तो फिर हमने सोचा कि नहीं, ये एक गैप है, क्योंकि देखिए कोई भी रिसर्च, कोई भी कंपनी, कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी सॉल्यूशन सर बिना गैप एनालिसिस की नहीं बन सकती। बिल्कुल जब तक मार्केट में गैप नहीं हो, तब तक उसका डिमांड नहीं होता है। करेक्ट जब तक डिमांड नहीं होता है, तब तक आप प्रोडक्ट नहीं बना सकते। करेक्ट को ऑर्डर कौन देगा आपको? बिल्कुल अब क्या होता है कि हमने क्या किया, देखा कि अरे ये तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है मशीन बनाने के लिए। हमने ये डेटा लेकर के अपने R&D टीम के पास गए। हाँ R&D टीम ने बोला ये तो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। वहाँ से हमने निकाला सर अपना इंस्ट्रूमेंट वॉशिंग डिसइंफेक्टर, अच्छा और बनाना तो शुरू किए, रिसर्च शुरू किए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी थोड़ी अलग होती है। क्योंकि ये कहने का तो सिर्फ एक डिश वॉशर है जो घर में भी यूज हो रहा है, करेक्ट, लेकिन डिश वॉशर स्टेरलाइजेशन चाहिए उतनी। के अंदर स्टेरलाइजेशन भी होनी चाहिए, ड्राइंग भी होनी चाहिए, हम्म। और कैपेसिटी बहुत बड़ी चाहिए, करेक्ट क्योंकि ये स्टार्ट ही 200 लीटर से होती है। आज जो डोमेस्टिक होते हैं वो 30 लीटर, 40 लीटर, 50 लीटर वो मैक्स क्रॉकरी के लिए बने होते हैं, उसमें Correct. बड़ी चीज़ें नहीं आएगी। बिल्कुल तो जब हम डेवलपमेंट साइकिल के अंदर जाते हैं, तो हमने देखा कि इसको बनाने के लिए फंड चाहिए होता है। हमने अलग से, हमारी कंपनी का जो प्रोजेक्ट, हमारा प्रोसेस है, लक्ष्मण जो करती है, हम लगभग 30% ऑफ आवर प्रॉफिट हम R&D पे खर्च करते हैं। वाह पिछले 1.5 साल से हमने R&D करके, रिसर्च करके इंस्ट्रूमेंट वॉशिंग डिसइंफेक्टर डेवलप किए। आज हमारा ट्रायल के तौर पे 10 वॉशिंग डिसइंफेक्टर अलग अलग हॉस्पिटल्स में चल रहे हैं। वो 30 लाख की मशीन आप कितने तक ले आए अब? वैसे तो हमने जहाँ वहाँ ट्रायल पे दिए हैं सर, वहाँ हमने 6 से 7 लाख रुपए में उनको दे दिए हैं, वाह, प्लस उनको हमने स्पेशल 5 ईयर वारंटी दिया है। मतलब 25% कॉस्ट आपने उसमें Correct. दे रहे हो, आप सीधा 75% रिडक्शन। रीजन है सर, क्योंकि देखिए वो पूरी स्टेनलेस स्टील की बनी हुई है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन सब इंडिया का है, और हमने जो सेल भी किया है वो अप्रोचेबल किया है, पंजाब में किया है, नहीं तो दिल्ली में किया है, नहीं तो यूपी का जो NCR का सवाम है वहाँ किया है। सस्ता देने का रीज़न ये था कि एक बार डॉक्टर यूज करें, हमारे हॉस्पिटल वाले यूज करें, और वो कंपेयर करें हाँ कि लेबर कॉस्ट कितनी लग रही थी और और वॉशिंग की कॉस्ट कितनी लग रही है।
क्योंकि अगर जो एक लेबर आज के डेट में मिनिमम वॉशिंग के लिए 18,000 रुपये की भी मिलती है, और हमने किसी को दिया, अगर जो 2 साल में उसका कम से कम 4 लाख की कॉस्ट आ जाएगी, उतने में तो और वो कुछ नहीं। छुट्टी भी मारेगी, तो उस दिन वॉशिंग नहीं होनी है और आपकी, एफिशिएंसी भी नहीं है उतनी। एफिशिएंसी भी नहीं होगी उतनी। यहाँ तो आप लोड कीजिए निकालिए, लोड कीजिए निकालिए, लोड कीजिए निकालिए। तो आपका जो डिसइंफेक्टर के क्लीनर की भी है, वो भी कॉस्ट कम आएगी आपकी, इसमें और लिमिटेड क्वालिटी क्वांटिटी भी जानी है, बढ़िया। और क्वालिटी, ड्राइंग क्वालिटी भी अच्छी आएगी आपकी। तो हमने ट्रायल के तौर पे दिया है, और प्रोडक्ट परफॉर्मेंस अभी काफ़ी अच्छा कर रहा है। अभी इसको हमें स्केल करना है, क्योंकि ये स्केल करने के बाद ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सिर्फ CSHD में यूज नहीं होगा, ये फार्मा में यूज होगा, जहाँ पे हैंड वॉशिंग हो रहे हैं करेक्ट। ट्यूब्स के, ये लैब्स में यूज होगा। तो ये काफ़ी एक स्केलेबल मॉडल है, जिसके ऊपर हम काफ़ी फोकस्ड R&D कर रहे हैं। R&D करके हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना करके हम सबसे पहले कस्टमर एक्सपीरियंस गेन कर रहे हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? कस्टमर एक्सपीरियंस गेन करना। करेक्ट। जैसे जैसे आप कस्टमर एक्सपीरियंस गेन कीजिएगा, जैसे जैसे आप प्रोडक्ट बनाइएगा, वो और बेहतर। वैसे वैसे आपकी टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती जाएगी। जैसे कि आप कार देखिए, हर साल नया टेक्नोलॉजी आता है, अपग्रेड होता चला जाता है। करेक्ट। अगर जो आप 5 साल 7 साल पुरानी ऑटोमोटिव में चले जाइए या आज चले जाइए, बहुत फर्क तो बहुत फ़र्क हो गया उसके अंदर। बिल्कुल। सेम हमारी इंडस्ट्री में भी है। हम लोग एक R&D की कंपनी है, करेक्ट। हमारा फोकस है कि हम R&D पे इन्वेस्टमेंट करें, कोर है, मेरा पैशन है R&D करना, तो हम उसके ऊपर लगे रहते हैं। क्योंकि अगर जो हम कंटिन्यूस R&D करते रहेंगे, तो हम एक ना एक दिन ऐसा होगा कि इंडिया से प्रोडक्ट बना करके बाहर भी भेजेंगे, और हम अपनी कंट्री में आज डॉलर बचा रहे हैं, उस केस में हम डॉलर कमा के भी देंगे देश को। गवर्नमेंट सपोर्ट है, चलते बिल्कुल। रहेगी सब सिस्टम, बिल्कुल। तो काफ़ी सक्सेस मिलेगा सबको। हम यहाँ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे लोगों के लिए। आपने गवर्नमेंट सपोर्ट की बात करी, गवर्नमेंट से सपोर्ट है? देखिए, गवर्नमेंट से सपोर्ट, अगर जो कमर्शियल देखिए तो गवर्नमेंट से सपोर्ट है, लेकिन जो हमारे गवर्नमेंट का सिस्टम बना हुआ है, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ कि जो हम ऑटोक्लेव, स्टीम स्टरलाइजर, टेबल टॉप ऑटोक्लेव की मैं आपसे बात कर रहा था, करेक्ट। तो उसमें CDSO गवर्नमेंट ने लाया। गवर्नमेंट का इंटेंशन बहुत अच्छा था इस पे, कि हम CDSO लाएंगे, तो जो बाहर की कंपनियां आई है उसको यहाँ पे लिस्ट करने में दिक्कत होगी, और हमारे इंडिया की MSME और स्टार्टअप्स जो है बढ़ेगी। वो बूम करेगी। करेक्ट। काफ़ी अच्छा इंटेंशन था, और इसके लिए प्रोसेस गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा बनाया है। लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, वहाँ सरकार चूक जाती है। वही तो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ सर, हाँ। कि हमने CDSO के लिए अप्लाई किया, स्टीम स्टरलाइजर, टेबल टॉप ऑटोक्लेव, क्लास C क्लास B दोनों। करेक्ट। मैं दिल्ली में हूँ बैठा हुआ, और मेरा जो सेंटर पड़ता है वो पड़ता है अम्बाला, जहाँ हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो CDSO ऑफिस बद्दी में है, और CDSO ऑफिस एक चंडीगढ़ में है। मैं किसी सरकारी अधिकारी के बारे में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, दे ऑल आर वेरी गुड, बट हमारा गवर्नमेंट सिस्टम इतना पुराना है कि इंडस्ट्री को कैसे परेशान किया जाता है, इसके बारे में मैं एक स्टोरी बताऊंगा आपको सर। प्लीज। ये स्टोरी से काफ़ी, गवर्नमेंट अगर जो देखे ये स्टोरी, तो उनको ये सोचना चाहिए कि जो इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजी बनती है, अच्छे इंटेंशन से सरकार आगे आती है, लेकिन सरकारी सिस्टम उसको कैसे गलत खराब। ट्रैक पे लेके जाता है। जैसे हम लोग इक्विपमेंट बनाते हैं सर, ना तो उसके अंदर कोई फायर का रोल है, ना कोई पॉल्यूशन होती है। हम लोग वाइट फील्ड इंडस्ट्री है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, इंटीग्रेशन है, वाइट फील्ड धुएं का काम इंडस्ट्री ही है। नहीं है। कोई इसमें फायर है नहीं, कोई केमिकल यूज नहीं होता है। SS की सीट आती है, लेजर मशीन से कटती है, बेंड होती है, और मशीन बन जाती है, सॉफ्टवेयर डलती है, हार्डवेयर बन जाती है। जब मैंने अप्लाई किया तो उस पर क्वेरीज लग के आए। आप ये देखिए क्वेरीज कैसा लग के आया है। हाँ। आप पोल्यूशन सर्टिफिकेट लाइए, आप लैंड यूज लेके आइए, आप अपना क्या कहते हैं इन्वायरमेंट का लेके आइए। अब जब मैंने वहाँ के अधिकारी से, चाहे बद्दी CDSO ऑफिस हो या चंडीगढ़ CDO ऑफिस हो, मैंने पूछा, सर हम लोग वाइटफील्ड इंडस्ट्री हैं, हाँ। हमारे सरकार दिन रात मेहनत कर रही है कि इंडिजीनियस प्रोडक्ट बने, इंडिजीनियस प्रोडक्ट बन के बिके। हाँ। आप सर फार्मा दवा बनाने में हाँ। और इक्विपमेंट बनाने में फ़र्क नहीं पता चलता है आपको? हाँ। तो कहते हैं ये तो सरकार है जी। हम कहे सर देखिए, जो आप कह रहे हैं ये बात, ये प्रैक्टिकली नहीं है। आप एक बार बताइए, आप लैंड यूज क्यों मांग रहे हैं? नहीं, आपने फैक्ट्री कैसे लगा ली वो आपका अधिकार नहीं है। अगर जो हमने फैक्ट्री गलत लगाई है तो उसके लिए लोग हैं।
और आपको क्या डिपार्टमेंट अलग देखना है। है हाँ। कि हम मशीन बना रहे हैं हम्म, और मशीन का परफॉर्मेंस है या नहीं है। हम्म, आपको उसके लिए फायर के क्यों चाहिए सर? हम्म, हम कौन सा उसके अंदर केमिकल यूज कर रहे हैं, पेट्रोकेमिकल यूज कर रहे हैं। हम्म, तो सर जो गवर्नमेंट सिस्टम्स है ना, अभी इसके अंदर सरकार को बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तभी छोटी और स्टार्टअप कंपनी नई टेक्नोलॉजी बना पाएगी। अब गवर्नमेंट को भी, जैसे आपने R&D डिपार्टमेंट डाला हुआ है ना अच्छे से, वो R&D डिपार्टमेंट एक गवर्नमेंट के पास भी होना चाहिए। सर होनी चाहिए, कम से कम गवर्नमेंट के अंदर जो ट्रेडिशनल लोग बैठे हुए हैं, ऐसे इंटेलेक्चुअल न्यू कमर्स को डालना चाहिए जो कि टेक्नोलॉजी को समझ करके टेक्नोलॉजी के अनुसार से डिसीजन ले। मैं सर कभी कभी जाता हूँ उनके ऑफिसेस में, हाँ। अभी भी वो पेपर और पेन पे काम कर रहे हैं, जबकि उनको अभी भी उनके हाथ में टेक्नोलॉजी नहीं आया है, और दे आर द डिसीजन मेकर जिनको ऑन आवर टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। पता ही नहीं है। ये देख के लगता है कि मैंने क्या डिसीजन लिया सर। मैं बद्दी में डाल रखा हूँ उनके सामने, मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये मैं डालूंगा सरकारी अधिकारियों के सामने, मैं मिनिस्ट्री को भी भेजूंगा। हाँ। रीजन ये नहीं है कि हमको क्रिटिसाइज करना है, But हमारा aware रीजन करना ये है कि हम गवर्नमेंट को ये अवेयर कर सकें कि एक इंडस्ट्री में लोग, आप अंबाला में चले जाइए सर, 90% लोगों के पास ये चीज़ें नहीं मिलेगी आपको। और दूसरी बात, अगर जो हम लोग जैसे जॉब करते थे और इंडस्ट्री खड़ा किए, टेक्नोलॉजी बनाए, रातों रात में GST जमा करते हैं। लास्ट ईयर हमने बिजनेस किया तो लगभग 2 करोड़ से ऊपर GST जमा करवाया सरकार को। ये कंट्रीब्यूशन सरकार को नहीं दिखता है। सरकार को क्या चाहिए? पोल्यूशन सर्टिफिकेट ले आओ जी, इन्वायरमेंटल सर्टिफिकेट ले आओ जी, लैंड यूज ले आओ जी। रिलेवेंट तो हो। सर रिलेवेंट तो हो हमारी इंडस्ट्री से। करेक्ट। चाहे तो आप ये कीजिए कि जो भी इंडस्ट्रियल एरिया में नहीं है उसको सारे को बंद कर दीजिए, तो आप इकोनॉमी देखिएगा। हम आज अंबाला में 50 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रखे हैं, 50 लोग अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। आप ये देखिए कि हमारी फैक्ट्री के अंदर 25,000 से कम सैलरी नहीं है किसी की। हम चाहते हैं कि हम जैसे ज़िंदगी जिए हमारा हर एम्प्लॉय जिए। करेक्ट। तो हम तो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए ना। ओवरऑल अगर जो इंडिया में देखिएगा तो 100+ एम्प्लॉयमेंट हमने क्रिएट किया है। बिल्कुल। तो जब 100% एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए तो उसके लिए आपको लाइसेंस नहीं चाहिए। लेकिन जब हम कुछ क्रिएटिविटी कर करके आपसे सर्टिफिकेट मांगने जाएंगे तो उस केस में आप क्या बोलिएगा? तुम इन्वायरमेंटल ले आओ, तुम फायर सर्टिफिकेट ले आओ, तुम लैंड यूज ले आओ। सर ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जहाँ पे कि सरकार को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। सो अगर कोई भी गवर्नमेंट अधिकारी या ऐसे पोजीशन पे ये वीडियो देख रहा है तो उनको ये ज़रूर देखना चाहिए कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी होना चाहिए। आप चाह रहे हो कि इंडिया में प्रोडक्ट बने, लेकिन अगर वो इजीली आप गवर्नमेंट उसको पास ही नहीं करेगी तो लोगों तक पहुंचेगा कैसे, बेनिफिट मिलेगा कैसे? करेक्ट सर। अब CDSO जो सरकार ने लाए थी सर्टिफिकेशन, एजेंडा यही था कि ज़्यादा से ज़्यादा इंडिजीनियस प्रोडक्ट ही जेम पे प्रोडक्ट बेचे। करेक्ट। बट इन लोगों ने क्या किया? आज के डेट में मैं बताता हूँ सर, बहुत सारी कंपनियां जो इंडस्ट्रियल एरिया में बिजनेस कर रहे हैं वो तो किसी तरीके से मिल जाता है, जो भी नॉन इंडस्ट्रियल एरिया में बैठे हुए हैं दे ऑल आर स्ट्रगलिंग। स्लो क्या होगा? इसका नतीजा क्या होगा सर? धीरे धीरे वो प्रोडक्ट पे हम इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देंगे। करेक्ट। चलिए हमारी सी कंपनियां सस्टेन कर सकती है, क्यों? हमारा OEM का बिजनेस है, हम अपने नाम से टेंडर नहीं करेंगे। जो टेंडर विन कर लेगा डीलर डिस्ट्रीब्यूटर जिसके उसको पास दे सेटअप, उसको मैं भेज दूंगा। करेक्ट। लेकिन सर हम कर लेंगे ना। लेकिन मास में अंबाला में, अगर जो अंबाला जाइए सर इस लाइन के, तो कम से कम 1000 डिफरेंट कंपनियां हैं। उनके लिए सरकार नहीं सोच रही है। वहाँ के जो बिजनेसमैन हैं उनको भी ये बात समझ में नहीं आ रही है। मैं बहुत सारे बिजनेसमैन से मिलता हूँ, उनको समझाने की ट्राई करता हूँ कि सर ये सरकार की पॉलिसी गलत है। सरकार अच्छा काम करती है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा है कि सरकार सब कुछ अच्छा काम कर रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात आती है तो इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम करने का है। खास करके समझना पड़ेगा कि इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, करेक्ट। इंडस्ट्री चलती कैसे है, और इंडस्ट्री का बेसिक कंप्लायंस क्या है। जैसे स्टार्टअप इंडिया में काफ़ी सारा सरकार ने बेनिफिट दिया है। करेक्ट। अब वहाँ जाइए तो स्टार्टअप इंडिया को मानने को तैयार नहीं है, वो MSME मानने को तैयार नहीं है। जबकि MSME और स्टार्टअप इंडिया को सरकार ने दोनों हाथ से फ्रीडम दिया है। करेक्ट। ऐसा ना कहे कोई कि अगर जो आज इंडिया में इतने स्टार्टअप और इतने MSME इतने बिजनेस को कैप्चर कर रहे हैं, इतना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किए हैं, इतने सरकार के पैसे बचा रही है ये कंपनियां मिल करके, कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट करके या इंपोर्ट रोक करके, तो बेनिफिट तो सरकार को हो ही रहा है ना। करेक्ट। करेक्ट। तो सरकार है, देखेगी सर।
हम भी सरकार के पीछे खड़े हैं। कोई बात ये- नहीं, मैं आशा करता हूँ अगर ये कोई वीडियो 2 लोग भी अगर देख लें और थोड़ा-सा चेंज लाने की कोशिश करें, तो हो सकता है कि चेंज आ जाए। हो सकता है सर, हमारे इस देश में चेंजेस बहुत तेजी से होते हैं क्योंकि सरकार बहुत एक्टिव है, तो चेंजेस बहुत तेजी से होते हैं सर जी इसके ऊपर। थैंक यू सो मच सर। आज आपने हमें सीएसएसडी और स्टेरिलाइजेशन के बारे में इतनी इन डेप्थ नॉलेज दी। क्या गैप्स हैं वो आपने बताए और वो प्रॉब्लम को आप कैसे सॉल्व कर रहे हैं ये भी आपने बताया। थैंक यू सर। और इसके थ्रू आप कितना ज़्यादा पैसा बचवा रहे हैं और वो पैसा विद इन इंडिया ही कंज्यूम हो करेक्ट रहा सर। है। थैंक यू सो मच फॉर थैंक यू, ऑल द गुड वर्क दैट यू आर डूइंग। थैंक यू सर।